करने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। तो फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट की समझने के लिए उसके पहले की टर्म्स वो हमने समझी फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हमने बात करी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ की, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की, जिसमें हमने समझा जनरल ऑफर क्या होता है। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और उसका क्लासिफिकेशन, और फिर हम बात करेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, वो है क्या। तो लेट्स स्टार्ट दिस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके जो प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं उनमें शॉर्ट टाइटल्स, उनका कमेंसमेंट, एग्जिस्टेंस, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शंस हैं इनमें यही दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो किसमें क्लासिफाई है सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 में। देन चैप्टर सेकंड में हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स की। वॉइड एग्रीमेंट्स हमने देखा क्लास फर्स्ट के अंदर कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देन चैप्टर थर्ड है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सेक्शन 31 टू 36 तक है। चैप्टर फोर्थ है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो किसमें क्लासिफाई है सेक्शन 37 टू 36 तक। देन चैप्टर फिफ्थ बात करता है सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा सेक्शन 68 टू 72 तक है। चैप्टर 6 है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73 टू 75। देन आता है चैप्टर 7 जो कि है सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स जो क्लासिफाई है सेक्शन 76 टू 123 के अंदर। ये जो एक्ट, ये जो चैप्टर है चैप्टर 7, ये अब एक एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसमें ये जो है रिबिल्ड हो चुका है, मतलब इसको अब एक सेपरेट एग्जिस्टेंस दे दी है, सेपरेट लॉ, सेपरेट एक्ट बना दिया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों चैप्टर्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपीट करते हुए अब एक अलग एग्जिस्टेंस दे दी है, मतलब अलग एक्ट बन चुके हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट अब अलग हो चुके हैं, जिसमें सेक्शन 76 टू 123 ये हम उसमें पढ़ेंगे, और सेक्शन 239 से 266 हम उसमें पढ़ेंगे। अब जो ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8, 9 एंड 10 जो क्या है इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड एजेंसी, ये जो चैप्टर्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिन पे हम डिटेल स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब इस क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंस है जिससे हम ये क्लास अच्छे से समझेंगे, वो क्या है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते ही हैं, पर जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? किसी भी एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने में क्या क्या बीच में क्या क्या चीजें आती है कि तभी वो जो चीजें हैं, तभी वो चीजें सब मिलकर बाउंड होकर वो क्या बन पाती है, कॉन्ट्रैक्ट बन पाती है। तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जब उसमें क्या हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कुछ इन्फोर्सिबिलिटी हो लॉ की, तब वो क्या बनता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है, हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस में जो कंसिडरेशन ऐड हो जाता है, मतलब कि समथिंग ऑफ वैल्यू, गुड, सर्विसेज, मनी, कुछ भी अगर प्रॉमिस में वो ऐड हो जाता है तो वो क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या बनता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते ही हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक आते आते बीच में क्या आता है, एग्रीमेंट आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या आता है, एग्रीमेंट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता ही है, लेकिन एग्रीमेंट के बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं, उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है जो एग्रीमेंट को फॉलो करनी जरूरी होती है, तब वो क्या बनता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या क्या चीजें हैं जिनको देखकर हमारा क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेक्शन 10 जो है
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। उसमें दे रखा है कि कोई भी वो एग्रीमेंट जिसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुई हो, फ्री कंसेंट रही हो, मतलब कंसेंट फ्री क्या होने का मतलब क्या है, मतलब या ना तो उसमें कोई कोरिजन हुआ हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस रही हो, ना कोई मिस्टेक रही हो, ना कोई फ्रॉड रही हो, ना कोई मिस रिप्रेजेंटेशन रही हो, कोई भी दबाव या फिर फ्रॉड नहीं हुआ हो, कोई भी गलतफहमी नहीं हुई हो, मतलब दोनों जो पार्टीज है उनकी कंसेंट जो है वो फ्री रही हो, बिल्कुल कोई गलतफहमी, कोई दबाव, कोई अनुचित प्रभाव या कुछ भी ऐसा कुछ भी उन पार्टीज के बीच में नहीं रहा हो, वो दोनों फ्री कंसेंट से जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हैं, ठीक है। देन लॉफुल कंसिडरेशन मतलब उनके बीच में जो कंसिडरेशन है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन है वो क्या हो, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल नहीं होना चाहिए कुछ भी, जैसे कि मैं चोरी का सामान बेच रही हूँ तो वो क्या हुआ, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर मैं कुछ ड्रग्स सेल कर रही हूँ तो वो भी क्या हुआ, हमारा अनलॉफुल। तो वो नहीं होना चाहिए, किसी भी एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो एग्रीमेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, मतलब किसी को वो हार्म नहीं करे, किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो दोनों पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट मतलब ये है कि दोनों पार्टी जो है वो मेजर होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, और अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। मेजर मतलब 18 साल से बड़े हो बच्चे क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं, मतलब जो माइनर्स है मतलब जो बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी ही दो पार्टीज क्या होती है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो दोनों पार्टीज है वो क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका दिमाग जो है, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो एकदम सही होनी चाहिए, एलियन एनिमी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने के एक तरीके से हम कह सकते हैं लायक होनी चाहिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो इन द आइज ऑफ लॉ। देन वैलिड होनी चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, वॉइड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि माइनर्स अगर स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, मतलब दोनों जो पार्टीज है वो वैलिड, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो क्या होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जो सेक्शन 10 में दी गई है। इसके बाद ही अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी कोई एग्रीमेंट जो है वो क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। जो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करने के बाद ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बात करें वॉइडेबल की, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है, जब कोई कोरिजन होता है, मतलब किसी पे हम पार्टीज पे दबाव डाल के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं या मिस्टेक से, मतलब गलतफहमी, उन दोनों पार्टीज के बीच में कुछ गलतफहमियां चल रही हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब धोखा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठग करके कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अनुचित प्रभाव डाल के अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब अगर कोई गलत बयान देके अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी करके हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मिसरिप्रेजेंट करके हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा, हमारा वॉइडेबल में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब हमने ये तो देखा कि ये सारी चीजें वॉइडेबल में आती है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। ये देखिए, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में आते हैं, ठीक है। बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की। अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल एग्रीमेंट दैट इज इनिशियली वैलिड and enforceable, but due to certain circumstances and actions of one party it became voidable
ऑप्शन ऑफ द पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो शुरुआत में तो वैलिड होते हैं और इन्फोर्सेबल भी होते हैं, लेकिन बाद में उसके आगे चलते हुए वो क्या होते हैं अदर बिकम वॉइडेबल हो जाते हैं एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब कि जो दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया तब तो वो एकदम सही था, इन्फोर्सेबल था, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही बीच के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि वो जो अब कॉन्ट्रैक्ट है वो अब वॉइडेबल हो गया। जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब अच्छे इंटेंशन से किया था कि मैं ये चीज सेल आउट करूंगी। अब मैं कोई फ्रॉड नहीं करना चाहती थी जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन जब दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो बीच का टाइम था उसमें हमने क्या किया, हमने कोई फ्रॉड कर दिया या कोई हमने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, अनडू इन्फ्लुएंस कर दिया, तो वो क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो शुरुआत में तो सही होते हैं लेकिन चलते चलते वो क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इट मींस दैट द एग्रीव्ड पार्टी हैज द राइट टू आइदर एनफोर्स और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है, वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, खत्म कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। चाहे तो इन्फोर्स भी कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है। इफ द पार्टी विद द राइट चूजेस टू एक्सरसाइज इट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। और अगर पार्टी के पास अगर राइट है कि वो चूज कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी, और फिर भी वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स ये सब होने के बावजूद भी अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एंड बोथ पार्टीज आर रिलीज फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस। मतलब दोनों पार्टीज की अब कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहेगी, इनको कोई भी लीगल रेमेडीज भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइड मैंने आपको बताया था, वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड मतलब होता है गलत, जो शुरुआत से ही क्या हो, गलत हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इज एन एग्रीमेंट दैट इज कंसीडर्ड टू बी नल एंड वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, जो कि नल होते हैं, बिल्कुल वॉइड होते हैं शुरुआत से ही। अगर अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ में कर रहे हैं तो वो तो शुरुआत से ही गलत है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम किसी इलीगल एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं तो वो क्या है, वो शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, जो बिल्कुल नल होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या होते हैं हमारे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज से हम कर रहे हैं, जो शुरुआत से ही क्या है, गलत है। इट लैक्स लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, इसमें कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज टिपिकली इनवैलिड ड्यू टू इट्स नेचर और बिकॉज इट वायलेट्स द लॉ। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं। तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है लॉ में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वायलेट करते हैं लॉ को, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो हमारे क्या हो गए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनवैलिड होते हैं, राइट। तो आपको समझ आया होगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में तो सही होते हैं, इन्फोर्स हो सकते हैं, बट आगे चल के क्या होता है, कोई भी पार्टी जिसको, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसे नुकसान हो रहा है, वो पार्टी चाहे तो उसे क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोरिजन, कुछ भी ऐसा हो जो कॉन्ट्रैक्ट रनिंग होते हुए हो रहा हो, तो वो क्या कर सकता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, राइट। तो ये शुरुआत में तो वैलिड होता है, लेकिन आगे चल के वो क्या हो जाता है, वो वॉइडेबल हो जाता है। इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी, राइट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो शुरुआत से ही गलत होते हैं, जो शुरुआत से ही बिल्कुल नल और वॉइड होते हैं, राइट फ्रॉम द
बिगनिंग से ही हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं, जिनकी कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहती है, ना ही कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती है पार्टीज के बीच में, और वो क्या करते हैं, ये इनवैलिड होती है और ये वॉयलेट करते हैं लॉ को। तो ये वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। आई होप आप सबको ये जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल से हम इनको समझते हैं। पहले हम देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो राम और संजय दो पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज के बीच में जो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ इलीगल ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इलीगल ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मतलब शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, राइट। वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही वो क्या है, वो गलत है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, गलत है। वॉइडेबल की बात करें, वॉइडेबल का एग्जांपल देखिए तो दो पार्टीज है, पूजा और आरती। पूजा और आरती के बीच में क्या हुई, एक डील हुई स्मार्टफोन की। अब पूजा जो है वो 17 इयर्स ओल्ड है, ठीक है। 17 इयर्स ओल्ड है मतलब वो क्या है, वो माइनर थी जब उन्होंने एंट्री करी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि वो मेजॉरिटी के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इफ हम अगर पूजा 17 इयर्स की नहीं होती, वो मेजर होती, ठीक है, मेजर होती और उसने क्या किया होता, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में ही उसने क्या किया होता, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। इसने जैसे एक प्लॉट बेचा इसको, ठीक है, तो प्लॉट बेचते हुए जब शुरुआत करी तब तो वो वैलिड था, लेकिन आगे चल के इसने क्या किया, कुछ फ्रॉड कर दिया, जैसे आरती ने कुछ फ्रॉड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब शुरुआत में तो वो वैलिड था लेकिन आगे चल के उसने कुछ फ्रॉड कर दिया, तो इस वजह से वो क्या हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब दोनों पार्टीज जो भी जिसे एग्रीड पार्टी है, जिसे हार्म हो रहा है, वो क्या करती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है। तो ये हमारा क्या था, एग्जांपल थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के। अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2A क्या बात करता है, हमारा प्रपोजल्स की, प्रपोजल की बात करता है। प्रपोजल मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑफर जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है, ठीक है। फिर होता है प्रॉमिस, जब दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो सेक्शन 2B में क्या आता है, हमारा प्रॉमिस, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया, हमारा प्रॉमिस, राइट। अब प्रॉमिस जो है दो पार्टी होती है, एक तो प्रॉमिस करने वाली होती है, एक उसे एक्सेप्ट करने वाली होती है। तो जो प्रॉमिस कर रहा है वो कौन हो गया, प्रॉमिसर, और जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन हो गया, प्रॉमिसी, राइट। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी जो सेक्शन 2C में बात कर रहे हैं। फिर है हमारा कंसिडरेशन, अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट, राइट। एग्रीमेंट किसमें दे रखा है, सेक्शन 2E में। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दोनों ही पार्टीज आपस में प्रॉमिसेस कर रही है कुछ, तो वो किस में आएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की एक डिटेल क्लास मैं आपकी जरूर लूंगी, ये बहुत किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसकी हम एक डिटेल क्लास जरूर लेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करी गई है सेक्शन 2F में। देन वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही क्या हो, गलत हो, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी वही होते हैं जो शुरुआत से ही गलत हो। ये है एग्रीमेंट और वो है कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस में आती है, सेक्शन 2J में। देन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ऑल एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 2H में डिफाइंड है। देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी हमने इसकी बात करी गई है, ये किसमें, सेक्शन 2I में। सो आई होप आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं ली हो तो प्लीज इससे पहले मेरी फर्स्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इन टर्म्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है।
आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तो एग्रीमेंट होते ही है, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। प्लस सेक्शन 10 में क्या क्या पॉइंट्स है जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देन हमने किसमें बात करी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो आज की क्लास में हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।